हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम इसके बारे में जानेंगे। और ये हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 12th का। और हम इसको जो है अच्छे तरीके से जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डेवलप हुआ और किस क्या क्या चीज़ें जो है सामने आई, परेशानियाँ, ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और मैंने जो है इसको पॉइंट टू पॉइंट बना रखा है, आपके लिए बहुत आसान होगा। बट एक चीज़ है कि वीडियो को जो है ध्यान से सुने। और दूसरी बात है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको जो है पैशेंस रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि आप सभी जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी को 1950 में जो इफेक्ट में आ गया। और ये जो है दुनिया का सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर। केवल यही नहीं, इसके साथ जो है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत, आपको पता है, कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि कंट्री के जो है फॉरवर्ड कर सके, आगे लेके जा सके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है। इसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो फ्रेम हुआ है बिटवीन दिसंबर 1946 और नवंबर 1949, यानी इसके बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसके अंदर, ड्यूरिंग दिस टाइम ड्राफ्ट वर डिस्कस क्लोज बाई क्लोज। हर एक चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया क्लोज बाई क्लोजेज इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो है डिस्कस किया गया था। अगर हम बात करें जो है असेंबली जो है ये 11 सेशन हुए थे टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। और सिटिंग लगभग जो है ओवर 165 डेज चली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और 15 अगस्त को आपको पता है कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया। और इंडिया हैड बिन मेड फ्री बट इट हैज़ ऑल्सो बिन डिवाइडेड। देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसके साथ तो आपको पता है कि देश आज़ादी के साथ जो है बंटवारा भी देखना पड़ा। साथ में जो है अगर हम बात करें तो उससे पहले जो है आपको पता है कि देश के अंदर एक पॉपुलर डिमांड यानी क्विट इंडिया स्ट्रगल चल रहा था 1942 का, जो कि मोस्ट वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ठीक है। नेक्स्ट एक देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फ़ोटो है इसके अंदर, जो कि ये शो कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड इन दिसंबर 1949 आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ द डिबेट। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। और उसके बाद जो है फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उस समय की जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे साइन किया, और इनका रोल बहुत बड़ा था। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें तो बेसिकली एक स्ट्राइकिंग फीचर था इस पॉपुलर सर्च का। आपको पता है कि 1943 में जो हुआ था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी गई वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी जो देश के अंदर थी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पता है, एक तो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे आपको पता है कांग्रेस डोमिनेंट थी। लेकिन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो है यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टीज जो थी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस में थी। और ये फेल हो गए थे टू अराइव एट अ सेटलमेंट दैट वुड ब्रिंग रिलीजियस रिकन्सिलिएशन एंड सोशल हार्मोनी। तो ग्रेट कोलकाता किलिंग हुआ अगस्त 1946 को। बिगन अ ईयर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस राइटिंग अक्रॉस दी नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया। उसके अलावा जो वायलेंस कल्मिनेटेड इन द मैसेकर, ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, पार्टीशन होने के साथ जो है ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। और 15 अगस्त को 1947 को क्या हुआ, देयर वाज आउटबर्स्ट ऑफ जॉय एंड हॉयफुल अनफॉरगेटेबल फॉर दोज हु लिव थ्रू दैट टाइम। यानी जिन्होंने ये समय देखा उनके लिए बहुत एक भुलाने वाला दिन नहीं था कि देश लगभग अब आज़ाद हो चुका है। और इसके साथ जो है लेकिन परेशानियाँ क्या आई, वो बहुत ज़्यादा परेशानी आई। आपको पता है कि हिंदू सिख ये सब पार्टीशन हो गए। देयर नाउ फेस क्रूअल चॉइस, थ्रेट ऑफ सडन डेथ, स्क्वीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन साइड एंड पॉसिबल टीयरिंग अवे फ्रॉम देयर एज ओल्ड रूट्स ऑन देयर अदर, ठीक है। ये जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू ने स्पीच दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच था जो इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट मिडनाइट अगस्त 1947, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दिया, उसमें लिखा था, लॉन्ग ईयर एगो वी मेड ए ट्राइस विद डेस्टिनी, नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल ड्रीम आवर प्लेज, नॉट होली इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दिया तो जो है किस तरीके से हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, और उसमें इन्होंने स्पीच में बातें कही। इसके अलावा जो है देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसके साथ जो है मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज़ जो है ऑन द मूव
Muslim into the east and west, Pakistan, Hindu, Sikh into the west, Bengal and eastern half of the Punjab. ठीक है। इसके अलावा जो है अनदर स्केर्सली लेस सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय द न्यू नेशन वाज दैट अ प्रिंसली स्टेट। तो देश आज़ाद हुआ, हिंदू मुस्लिम अलग हुए, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये आई कि प्रिंसली स्टेट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश राज जो है अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ एरिया जो है इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराजास। यानी वन थर्ड एरिया जो है ब्रिटिश राज के दौरान इन्हीं के अंडर में था, एंड हु एलिजियंस टू द ब्रिटिश क्राउन, जो कि कई सारे जो महाराजा राजा जो है ब्रिटिश के साथ थे, but were otherwise left mostly free to rule and misrule their territory as they wished. When British left India, जब ब्रिटिश छोड़ के चले गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिस प्रिंसली प्रिंसेस रिमेन एम्बिगस। अब जो है यहाँ पर डिसाइड ये करना था कि किसके साथ रहेंगे, ये अलग बनाएंगे देश अपना खुद का। तो यही हुआ कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बहुत बड़ा रोल निभाया, और फाइनली जो है कई सारे प्रिंसली स्टेट लगभग सभी को अपनी इंडिया में मिलाने की कोशिश करी और हो भी गया। इसके अलावा जो है मेंबर ऑफ, अगर हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देखें तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि जैसे हम वोट देते हैं 18 साल की उम्र वाले, इस टाइप कोई भी जो है वोट इलेक्शन नहीं हुआ था। इसके अलावा विंटर 1945 में क्या हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चूज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए गए। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट कैम इनटू बीइंग डोमिनेटेड बाय वन पार्टी। उस समय एक पार्टी थी बहुत बड़ी, कांग्रेस, वो काफ़ी डोमिनेटेड पार्टी थी, एंड कांग्रेस स्वीप्ट जनरल सीट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन, उन्होंने काफ़ी सारी सीट जीती, एंड मुस्लिम लीग कैप्चर मोस्ट ऑफ द रिजर्व मुस्लिम सीट। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग ने जो है काफ़ी सारी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए सीटें जीती, जो कि रिजर्व थी मुस्लिम के लिए। इसके अलावा बट लीग चूज टू बॉयकट, इन्होंने जो है बॉयकट किया किसको, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। उन्होंने कहा कि डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिम लीग ने एक हमारा खुद का अपना संविधान हो, अपना खुद का एक पाकिस्तान हो एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है। इस यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अलावा जो है सोशलिस्ट भी जो है काफ़ी रिलेक्टेंट है ज्वाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन फॉर दे बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश। तो ऐसा लगता था कि जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ब्रिटिश ने बनाया, ब्रिटिश के द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिएट की गई है, और ये उन्हीं की बात मानेंगे। ठीक है। देयरफॉर इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्योरली ऑटोनोमस, ऐसा फील करते थे कि जो है सोशलिस्ट जो है ये केपेबल नहीं है रूल करने में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो सकता है देश के लिए सही ना करे। तो ये काफ़ी जो है अनविलिंग कर रहे थे ज्वाइन करने में, ऐसा बिलीव करते थे। इन इफेक्ट 82% जो है मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी वर ऑल्सो मेंबर ऑफ कांग्रेस। और ये बात सच है कि 82% जिसमें मेंबर थे वो कांग्रेस के थे। एंड ये इंपॉर्टेंट आप फोटो देख सकते हो जहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है एक चित्र है। इसके अलावा जो है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, लोगों के बीच में जो है एक सेंस डेवलप करना कि जो है सभी मिलकर कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है डिबेट के अलावा जो है पब्लिक से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनसे कि भी पूछे जाते थे अबाउट द जो भी किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो भी रूल बनाए जा रहे हैं। एंड कई बार जो है कई सारे पार्टीज ने, कई सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी बातें रखी, यहाँ तक कि मेनी ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वांटेड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग। तो कई सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो थे वो चाहते थे कि संविधान तो बने, लेकिन साथ में हमारा जो है एक मदर टंग जो है, हमारा जो एक मातृभाषा वो बचना चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटी का अपना डिमांड अलग था, वास विद स्पेशल सेफ गार्ड, वाइल दलित डिमांडेड द एंड ऑल कास्ट ऑपरेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द गवर्नमेंट बॉडीज। एंड इन्होंने जो है बोला कि कास्ट जो है ख़त्म होना चाहिए, ऑपरेशन जो भी हमारे खिलाफ ऑपरेशंस होना होता है ये कास्ट के बेसिस पे ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की, सीट इन द गवर्नमेंट बॉडीज़। ये इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट कमेटी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट की। उस समय जो रूल्स एंड प्रोसीजर के जो कमेटी के प्रेसिडेंट थे वो थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड यूनियन पावर कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के एज वेल नॉन कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा जो है फ्लैग्स कमेटी के एक हेड थे, उनका नाम था JB कृपलानी। और इसके अलावा जो है स्टेट कमेटी के जो है हेड थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
एडवाइजरी कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड सुप्रीम कोर्ट कमेटी के जो हेड थे वो थे एस बर्दाचार्या। इसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी के जो हेड थे वो थे JB कृपलानी, एंड माइनॉरिटी सब कमेटी के जो हेड थे SC मुखर्जी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के हेड थे वो थे MN वेंकट चलैया। तो इंपॉर्टेंट कुछ कमेटी के हेड थे, ये आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर MCQ CUT के लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि असेंबली, अगर हम बात करें आगे तो असेंबली में जो है लगभग 300 मेंबर थे असेंबली के अंदर। इट वाज नेहरू हु मूव, उन्होंने नेहरू ने एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया यानी मूव किया था, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें था क्या, तो अगर एग्जाम में पूछेगा किसने किया था तो नेहरू ने किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एंड द रेजोल्यूशन जो है प्रपोज करता था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी एन हॉरिजॉन्टल कलर ऑफ सैफ्रॉन वाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शंस, ठीक है, विद व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर प्रपोज किया था, और ये किसने किया था, नेहरू ने। इसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद रोल जो था उनका एक प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली का रोल था, और ये परमानेंट प्रेसिडेंट बने किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। वेयर ही हैड टू स्टीयर द डिस्कशन अलोंग विद द कंस्ट्रक्टिव लाइन व्हाइल मेकिंग श्योर ऑल मेंबर हैड चांस टू स्पीक। सभी को मौका दे, इस तरीके से उन्होंने हेड किया कि सभी को मौका मिला अपनी अपनी बातें रखने का कि संविधान में क्या होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी उनका नाम था BN राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उन्होंने जो है प्रिपेयर किया था सीरीज ऑफ बैकग्राउंड पेपर बेस्ड ऑन द क्लोज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग द अदर कंट्रीज। तो उन्होंने कई सारी जो है कंट्री विजिट भी किया, यहाँ तक उन्होंने वहाँ के आइडियाज़ को लिया कि किस तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए देश के अंदर, और उनको जो रिसर्च करके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी थे, उनका नाम था चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी, जो कि एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इन क्लियर लीगल लैंग्वेज। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स इशूज होते थे उनको एक सिंपल तरीके से पेश करने की जो एक खासियत थी वो SN मुखर्जी में वो देखी गई, और ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है आप देख सकते हो कि ये एक फ़ोटो है जिसमें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है प्रिसाइडिंग कर रहे हैं ओवर डिस्कशन ऑफ हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल को कौन प्रिसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यू कैन सी हियर डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन दिसंबर 1946 में हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो दिसंबर 1946 में क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया। बेसिकली एक आइन था कि देश का संविधान किस बेसिस पे बनना चाहिए, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, एक तरीके की एक शॉर्ट थिंग था। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया गया, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर 1946 को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रोक्लेम किया कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या बात रखी कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा हमारा देश, ग्रांटेड इट्स सिटीजन जस्टिस सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इसके साथ जो है इट अश्योर्ड दैट एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइड फॉर द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो सबको जो है माइनॉरिटी बैकवर्ड्स को क्या है एक एडिक्वेट सेफगार्ड मिलेगा, ट्राइबल एरियाज के देखा जाता है, डिप्रेस्ड इन अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए। तो ये सब चीज़ों जो है ये सारी मेंशन की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट आप फोटो देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो एग्जाम में आ सकता है, और ये मेंबर ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट है। ये मेंबर ऑफ इंटीरियम कौन कौन से इंटीरियम गवर्नमेंट में जो है मेंबर थे वो आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर वो बोल सकते हैं इसमें से कौन से नहीं थे, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 होगा और 1 नहीं होगा। तो आपको याद रखना है नाम उनके, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम राइट रो, फ्रंट रो का देखते हैं, ये सब जो है फ्रंट रो का है। तो लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं, बलदेव सिंह जो कि आप देख सकते हो, और इसके अलावा जॉन मथाई जो है ये हमारे जॉन मथाई हैं। इसके अलावा C राजगोपालचारी एंड जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो है आपके लियाकत अली खान, यू कैन सी लियाकत अली खान, एंड उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद आई चुंदरीगर, ये है आई चुंदरीगर, ठीक है। अशरफ अली जो है ये अशरफ अली हैं, एंड CH भाभा जो है ये आपके ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम अगर हम बात करें बैक टू लेफ्ट की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप देख सकते हो, इसमें कौन कौन सी है तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो सबसे पहले जो है आपके जगजीवन राम जो है, लेफ़्ट टू राइट की बात करें, जगजीवन राम जी हैं, एंड गजनफ़र अली खान, उसके अलावा जो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, पीछे राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद जो अब्दुल निस्तार जी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इंटीरियम गवर्नमेंट के, ठीक है।
इसके अलावा जो है अगस्त 1947 को हुआ क्या, बी पॉकर बहादुर ने जो है फ्रॉम मद्रास मेड पावरफुल प्ले फॉर कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट। इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, एक इलेक्शन सब इलेक्टोरेट होना चाहिए केवल माइनॉरिटीज़ के लिए इन एग्जिस्टिंग ऑल हैंड लैंड एंड आर्ग्यूइंग बहादुर दे कुड नॉट बी विस्ड अवे एंड दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। उनका कहना था कि हम माइनॉरिटी ख़त्म नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। नीड वॉज टू क्रिएट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच माइनॉरिटी कुड लिव इन हारमोनी। तो आपको ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो है हारमोनी में रह सके, एक अच्छे तरीके से जी सके विद अदर एंड डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज़ कुड बी मिनिमाइज। उनका कहना था कि तो ये सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वो रखी गई बातें जो है इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपनी अपनी लोगों ने जो मेंबर्स थे वो अलग अलग डिमांड करते थे, अलग अलग चीज़, कोई लैंग्वेज की डिमांड कर रहा है, कोई माइनॉरिटीज़ की डिमांड कर रहा है, कोई दलित की डिमांड कर रहा है। तो इन्होंने बी पॉकर बहादुर ने जो है बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए अलग इलेक्टोरेट की बात करी थी। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाना इन विच माइनॉरिटी कुड लिव इन हार्मोनी विद अदर एंड डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज़ कुड बी मिनिमाइज। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपका इस चैप्टर का जो मैंने वीडियो में कराया पार्ट 1 में, और इसके अलावा जो है सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।